कश्मीर एक ऐसी घाटी जिसे प्राचीन काल से ही धरती का स्वर्ग कहा गया है। उसकी बर्फ से ढकी चोटियां, हरे भरे मैदान, झीलें और नदियां न केवल सुंदरता के प्रतीक थे, बल्कि उसकी भूमि की उर्वरता और प्राकृतिक संसाधन उसे सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण बनाते थे। मगर ये स्वर्गीय भूमि सदियों तक शांति से वंचित रही। कभी मुगल, कभी अफगान, कभी पठान और फिर सिख, हर सत्ता ने कश्मीर को अपने शासन में शामिल करने की कोशिश की। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक कश्मीर पर अफगान सूबेदारों का नियंत्रण था। इन शासकों का शासन जनता के लिए यातना से कम नहीं था। अत्यधिक कर, धार्मिक भेदभाव और भ्रष्ट प्रशासन ने कश्मीर की जनता का जीवन दुखमय बना दिया था। लोगों की पुकार अक्सर लाहौर तक पहुंचती और महाराजा रणजीत सिंह भी इस पीड़ा से परिचित थे। रणजीत सिंह उस समय तक पंजाब को एकजुट कर चुके थे। लाहौर उनकी राजधानी थी, अमृतसर धार्मिक आस्था का केंद्र और मुल्तान व कांगड़ा जैसी रणनीतिक जगहें उनके साम्राज्य में शामिल हो चुकी थीं। अब उनकी नजरें उत्तर की ओर थीं, कश्मीर की ओर। वे जानते थे कि यदि कश्मीर को पंजाब साम्राज्य में मिला लिया जाए तो न केवल साम्राज्य की सीमाएं मजबूत होंगी, बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी पंजाब की शक्ति दुगनी हो जाएगी। कश्मीर केवल एक राजनीतिक लक्ष्य नहीं था, ये रणजीत सिंह के लिए गौरव और न्याय की भी लड़ाई थी। वे जनता को अफगान अत्याचारों से मुक्त कराना चाहते थे, लेकिन ये काम आसान नहीं था। कश्मीर तक पहुंचने का रास्ता बेहद दुर्गम था। ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फीले तूफान और संकरे दर्रे सेना की चाल को रोक सकते थे। मौसम का एक गलत अनुमान पूरी फौज को बर्बाद कर सकता था। इसी कठिनाई के कारण रणजीत सिंह ने कई वर्षों तक धैर्य रखा। उन्होंने बार बार अपने सलाहकारों और सेनापतियों से विचार किया। पहला प्रयास 1814 में किया गया। दीवान चंद के नेतृत्व में एक बड़ी सेना कश्मीर की ओर भेजी गई। सेना जब अनंतनाग के निकट पहुंची, तभी भीषण बर्फबारी और आंधी तूफानों ने उन्हें घेर लिया। भोजन और रसद की भारी कमी हो गई। सैनिक बीमारियों से पीड़ित होने लगे। पहाड़ी रास्तों में तोपखाने को ले जाना लगभग असंभव हो गया। अंततः ये अभियान असफल होकर लौटना पड़ा। ये विफलता पंजाब दरबार के लिए बड़ा झटका थी। आलोचकों ने कहना शुरू कर दिया कि कश्मीर एक ऐसा किला है जिसे जीतना असंभव है। लेकिन रणजीत सिंह हताश नहीं हुए। उन्होंने कहा, हमारी असफलता हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि अनुभव है। अगली बार हम और तैयार होकर लौटेंगे। कुछ वर्षों बाद दूसरा अभियान चलाया गया। इस बार तैयारी बेहतर थी, रसद अधिक थी, सैनिक अनुशासित थे, मगर प्रकृति फिर शत्रु बन गई। पहाड़ी रास्तों में भूस्खलन और बर्फ के तूफान ने सेना की चाल रोक दी। सैनिकों का मनोबल टूटने लगा और सेना को वापस लौटना पड़ा। इन असफलताओं ने रणजीत सिंह को और दृढ़ बना दिया। वे समझ गए कि कश्मीर को जीतने के लिए केवल वीरता और संकल्प काफी नहीं, बल्कि उचित समय, मौसम और संगठन आवश्यक है। उन्होंने यूरोपीय अफसरों को बुलाया, मिस्टर वेंटूरा और एलार्ड जैसे प्रशिक्षकों को सेना के अनुशासन और तोपखाने की व्यवस्था संभालने के लिए लगाया। सैनिकों को लंबी अवधि के अभियानों के लिए तैयार किया गया। साल 1819 में अवसर आया। अब तक रणजीत सिंह मुल्तान और कांगड़ा जैसे अभियानों से अपनी सेना को परख चुके थे। उन्होंने 30,000 से अधिक सैनिकों को कश्मीर के लिए तैयार किया। कमान दीवान चंद को दी गई, साथ में यूरोपीय अफसर और पंजाब के अनुभवी सरदार भी थे। सेना झेलम नदी पार करके बारामूला की ओर बढ़ी। रास्ते में छोटे छोटे किलों और चौकियों को सिखों ने आसानी से जीत लिया। अफगान सूबेदार जाबर खान ने प्रतिरोध की कोशिश की, लेकिन उसकी सेना कमजोर थी और जनता का समर्थन भी उसके साथ नहीं था। कश्मीर की जनता ये सब देख रही थी। वे वर्षों से अफगानों के अत्याचार झेल रहे थे। जब उन्होंने देखा कि सिख सेना संगठित होकर आगे बढ़ रही है और अनुशासन बनाए हुए है, तो उनका मन सिखों की ओर झुक गया। कई जगहों पर लोगों ने सैनिकों को भोजन और रसद उपलब्ध कराया। ये जनता का समर्थन ही था जिसने अभियान को और मजबूत किया। जुलाई 1819 में निर्णायक संघर्ष हुआ। श्रीनगर की रक्षा के लिए अफगान सेना ने अंतिम मोर्चा संभाला। रणजीत सिंह स्वयं लाहौर में रहकर पूरे अभियान की खबरें ले रहे थे, मगर मोर्चे की कमान पूरी तरह दीवान चंद के हाथ में थी।
युद्ध का दृश्य भयावह था। सिख तोपें लगातार गरज रही थीं। पैदल सेना एक एक कदम आगे बढ़ रही थी। निहंग योद्धा अकाल सहाय के नारों के साथ शत्रु की पंक्तियों को चीर रहे थे। अफगान सैनिकों के पास साहस तो था, लेकिन अनुशासन और संख्या दोनों में वे पीछे थे। कुछ ही घंटों में उनकी पंक्तियां बिखर गईं। अफगान सेनापति जाबर खान भाग खड़ा हुआ। उसके सैनिक इधर उधर छिपने लगे। श्रीनगर के द्वार अब खुले थे। सिख सेना विजयी होकर शहर में दाखिल हुई। कश्मीर की विजय के बाद पंजाब साम्राज्य एक नए युग में प्रवेश कर गया। रंजीत सिंह ने महसूस किया कि अब उनकी सत्ता केवल मैदानी इलाकों तक सीमित नहीं रही, बल्कि हिमालय के वादियां और पहाड़ी रास्ते भी उनके अधीन हो गए हैं। श्रीनगर में प्रवेश करने के बाद उन्होंने सबसे पहले जनता को आश्वस्त किया कि उनके जीवन और संपत्ति पर कोई आंच नहीं आएगी। अफगान शासन की तुलना में ये परिवर्तन जनता के लिए अद्भुत था। वर्षों तक जिनके माथे पर अत्याचार और लूट का बोझ था, अब उनके घरों में चैन की सांस लौटी। सैनिकों को सख्त आदेश दिए गए कि किसी भी नागरिक को कष्ट ना पहुंचाया जाए। जो लूटपाट हुई थी उसे तुरंत वापस कराया गया। मंदिरों, मस्जिदों और दरगाहों की मरम्मत कराई गई। रंजीत सिंह की यही नीति, धर्मनिरपेक्ष न्याय और करुणा ने उन्हें जनता का प्रिय बना दिया। कश्मीर की प्राकृतिक संपदा पंजाब दरबार के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। यहाँ की उपजाऊ भूमि से धान, गेहूं और फल फूल पैदा होते थे। मगर सबसे महत्वपूर्ण था कश्मीरी शॉल और केसर का व्यापार। यूरोप और मध्य एशिया तक कश्मीरी शॉल की ख्याति थी। इस व्यापार से पंजाब साम्राज्य को बड़ी आय होने लगी। रंजीत सिंह ने व्यवस्था की कि शॉल माफ और कारीगर सुरक्षित रहें और उन्हें उचित मजदूरी मिले। प्रशासनिक दृष्टि से रंजीत सिंह ने कश्मीर को लाहौर दरबार का अभिन्न हिस्सा बना दिया। श्रीनगर में एक गवर्नर नियुक्त किया गया जो सीधा दरबार के अधीन था। कर प्रणाली को सरल बनाया गया। किसानों से वसूले जाने वाले कर में कमी की गई और ये सुनिश्चित किया गया कि बिचौलिए शोषण ना कर सकें। इन सुधारों से जनता दरबार के प्रति वफादार हो गई। रंजीत सिंह जानते थे कि कश्मीर केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। उत्तर से आने वाले आक्रमणकारियों के लिए यह दर्रा हमेशा आसान रास्ता रहा था। अब जबकि कश्मीर पंजाब के अधीन था, साम्राज्य की उत्तरी सीमा मजबूत हो गई। दरबार ने वहां स्थायी छावनी स्थापित की। पहाड़ी रास्तों की निगरानी के लिए चौकियां बनाई गईं और सैनिकों की तैनाती की गई। इस विजय का राजनीतिक महत्व भी बहुत बड़ा था। 10 साल पहले जब रंजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि ग्रहण की थी, तब उनके चारों ओर शत्रुओं का घेरा था। मराठे, अफगान, गोरखे और अंग्रेज हर ओर से खतरा था। मगर अब तस्वीर बदल चुकी थी। अफगान पीछे हट चुके थे, गोरखे हार चुके थे। छोटे छोटे मिसलदार और रियासतें पंजाब दरबार में समाहित हो चुकी थीं। अब केवल अंग्रेज ही एक बड़ी शक्ति थे, और वे भी उस समय रंजीत सिंह से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहते थे। कश्मीर की विजय ने महाराजा की छवि को एक महान विजेता के रूप में स्थापित कर दिया। लाहौर और अमृतसर में जब ये समाचार पहुंचा तो उत्सव का माहौल बन गया। स्वर्ण मंदिर में दियों की रोशनी सजाई गई। लाहौर किले से तोपों की सलामी दी गई। लोग सड़कों पर इकट्ठा होकर महाराजा का नाम जपने लगे, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। लेकिन इस विजय के साथ चुनौतियां भी थीं। कश्मीर की कठिन भौगोलिक परिस्थितियां प्रशासन के लिए सिरदर्द साबित हो सकती थीं। वहां लंबे समय तक बर्फबारी रहती थी और लाहौर दरबार से संपर्क टूट जाता था। रंजीत सिंह ने इसका हल निकाला। उन्होंने स्थानीय नेताओं और कश्मीरी पंडितों को प्रशासन में शामिल किया। इस तरह स्थानीय समाज को भी शासन का भागीदार बनाया गया। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है और आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका साथ ही हमें और ऐसे इतिहास से जुड़े शानदार वीडियो बनाने की ताकत देता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते। नौशहरा पेशावर घाटी के पास बसा हुआ एक छोटा सा कस्बा, लेकिन इतिहास के पन्नों में इसका महत्व बहुत बड़ा है। सन 1823 में यहीं एक निर्णायक संघर्ष हुआ जिसने पंजाब साम्राज्य और अफगानों के बीच शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल दिया। महाराजा रंजीत सिंह उस समय तक पंजाब के महान शासक के रूप में स्थापित हो चुके थे। लाहौर उनका राजनीतिक केंद्र था, अमृतसर धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का प्रतीक, और मुल्तान व कश्मीर जैसी जगहें उनकी विजयों का प्रमाण। लेकिन उत्तर पश्चिम में पेशावर घाटी अब भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं थी। यूसुफजई और अन्य अफगान कबीलों की शक्ति वहां विद्यमान थी। वे बार बार पंजाब की सीमा में घुसपैठ करते, कर वसूलते और पंजाब के प्रभाव को चुनौती देते। यही वो समय था जब रंजीत सिंह ने ठाना कि अब इस चुनौती का अंत करना होगा।
लेकिन नौशहरा की लड़ाई केवल जमीन के लिए संघर्ष नहीं थी। ये पंजाब साम्राज्य की प्रतिष्ठा और अफगान कबीलों की परंपरागत वीरता का टकराव था। लड़ाई से पहले की स्थिति बहुत रोचक थी। दरबार में लगातार चर्चा हो रही थी कि क्या पेशावर को स्थायी रूप से अपने अधीन करना चाहिए। कुछ सरदारों का मानना था कि ये इलाका कठिन है, लोग विद्रोही स्वभाव के हैं और सेना को लगातार परेशानी झेलनी पड़ेगी। मगर रणजीत सिंह का दृष्टिकोण अलग था। वे कहते, यदि हमारी सीमाएं मजबूत करनी है तो पेशावर को अपने अधीन करना अनिवार्य है। जब तक यह क्षेत्र सुरक्षित नहीं होगा, पंजाब का हृदय भी सुरक्षित नहीं हो सकता। इस निर्णय के बाद बड़ी सेना तैयार की गई। सेना का नेतृत्व रणजीत सिंह ने खुद संभाला। उनके साथ दीवान चंद, हरि सिंह नलवा और वेंटुरा जैसे अफसर थे। अकाली फूला सिंह और उनके निहंग योद्धा भी इस अभियान का हिस्सा बने। सेना अनुशासन और साहस से भरी हुई थी। नौशहरा की ओर बढ़ते हुए पंजाब की सेना को कठिन पहाड़ी रास्तों से गुजरना पड़ा, लेकिन सैनिकों का मनोबल ऊंचा था। उन्हें विश्वास था कि महाराजा की अगुवाई में वे किसी भी दुश्मन को हरा सकते हैं। दूसरी ओर अफगान कबीलों ने भी तैयारी कर रखी थी। यूसुफजई और उनके साथी कबीले मैदान में उतर आए। उनके नेता सैयद अहमद बरेलवी ने इस संघर्ष को जिहाद का रूप दे दिया। दूर दूर से कबीलाई लड़ाके जमा हो गए। वे संख्या में बहुत अधिक थे। इतिहासकार लिखते हैं कि अफगान सेना लगभग 60,000 की थी, जबकि रणजीत सिंह की सेना उनसे आधी थी। लेकिन केवल संख्या ही किसी युद्ध का परिणाम तय नहीं करती। रणजीत सिंह की सेना अनुशासित थी, प्रशिक्षित थी और आधुनिक तोपखाने से लैस थी। उनके पास यूरोपीय शैली की पैदल सेना थी जो संगठित ढंग से मोर्चा संभाल सकती थी। युद्ध की शुरुआत नौशहरा के मैदान में हुई। अफगान कबीलों ने भारी हमला किया। उनके योद्धा घोड़ों पर सवार होकर सिख सेना पर टूट पड़े, लेकिन पंजाब की तोपें गरज उठी। गोलों ने अफगानों की पंक्तियों में खलबली मचा दी। हरि सिंह नलवा और उनके घुड़सवार आगे बढ़े और दुश्मन को रोक लिया। युद्ध भयंकर था। अफगान योद्धा साहसी थे और बार बार हमला करते, लेकिन अनुशासित सिख सैनिक उन्हें पीछे ढकेल देते। इस संघर्ष में अकाली फूला सिंह और उनके निहंग योद्धाओं की भूमिका सबसे उल्लेखनीय रही। वे रणभूमि में अकाल सहाय के नारे लगाते हुए दुश्मन की पंक्तियों को चीरते चले गए। फूला सिंह घोड़े पर सवार होकर दुश्मन के बीच घुस गए। उनके पीछे सैकड़ों निहंग योद्धा थे। वे मृत्यु से बेखौफ लड़ रहे थे, लेकिन रणभूमि क्रूर होती है। अकाली फूला सिंह वहीं शहीद हो गए। उनकी शहादत की खबर जब रणजीत सिंह तक पहुंची तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उन्होंने सैनिकों से कहा, आज फूला सिंह ने हमें दिखा दिया है कि सच्चा योद्धा किसे कहते हैं। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अफगानों ने जब देखा कि उनकी पहली लहर टूट गई है तो उन्होंने फिर से जोरदार हमला किया, लेकिन इस बार सिख सेना पूरी तरह तैयार थी। रणजीत सिंह ने खुद घोड़े पर सवार होकर मोर्चा संभाला। उनकी मौजूदगी ने सैनिकों का मनोबल दोगुना कर दिया। युद्ध कई घंटों तक चलता रहा। अफगानों की संख्या अधिक थी, लेकिन वे अनुशासनहीन थे। वे इकट्ठे होकर हमला तो करते, मगर जल्दी ही बिखर जाते। इसके विपरीत सिख सेना संगठित ढंग से मोर्चा बदलती, आगे बढ़ती और दुश्मन को दबाते चले जाती। धीरे धीरे युद्ध का पलड़ा पंजाब की ओर झुकने लगा। अफगानों के हजारों योद्धा मारे गए। उनके नेता सैयद अहमद बरेलवी भी पीछे हट गए। यूसुफजई कबीलों का साहस टूट गया। नौशहरा के मैदान में अब विजय का झंडा पंजाब का था। ये जीत केवल एक युद्ध की जीत नहीं थी, ये उस आत्मविश्वास की जीत थी जो पंजाब की सेना ने वर्षों के संघर्षों से पाया था। नौशहरा की विजय के साथ पेशावर घाटी पंजाब साम्राज्य के अधीन आ गई। अफगान कबीले अब पंजाब की शक्ति को पहचान चुके थे और उनकी बार बार की घुसपैठ बंद हो गई। नौशहरा की विजय केवल एक युद्ध की समाप्ति नहीं थी, बल्कि ये पंजाब साम्राज्य के इतिहास का एक निर्णायक मोड़ थी। इस युद्ध ने अफगानों की उस परंपरा को तोड़ दिया जिसमें वे बार बार पंजाब पर धावा बोलते और अपने आतंक से सीमा क्षेत्रों को असुरक्षित रखते थे। अब पेशावर और उससे आगे के दर्रे पंजाब दरबार की नजरों में स्थायी रूप से सुरक्षित हो गए। अकाली फूला सिंह की शहादत ने पूरे पंजाब को झकझोर दिया। रणजीत सिंह ने उनके बलिदान को सर्वोच्च सम्मान दिया। उन्होंने दरबार में कहा, फूला सिंह ने हमें दिखाया है कि सिख धर्म का योद्धा मृत्यु से नहीं डरता। उनका बलिदान हमें सदा प्रेरणा देता रहेगा। उनकी याद में दरबार ने विशेष अरदासें की और उनकी स्मृति को अमर करने के लिए व्यवस्थाएं की।
युद्ध के बाद रणजीत सिंह ने सबसे पहले अपने सैनिकों की देखभाल की। घायल सैनिकों के इलाज की व्यवस्था की गई। शहीदों के परिवारों को पेंशन और जमीन दी गई। ये नीति रणजीत सिंह को केवल एक विजेता नहीं बल्कि एक करुणामयी शासक के रूप में दर्शाती थी। अफगानों की पराजय ने पेशावर घाटी को लगभग खाली कर दिया। यूसुफजई और अन्य कबीलों के लोग अब खामोशी से पंजाब दरबार के आदेश मानने लगे। रणजीत सिंह ने वहां स्थायी छावनी बनाई। हरि सिंह नलवा को पेशावर का प्रभारी नियुक्त किया गया। उनकी वीरता और कठोर अनुशासन के कारण पेशावर पर दरबार का नियंत्रण मजबूत हो गया। हरि सिंह नलवा ने पेशावर में रहते हुए न केवल कानून व्यवस्था को स्थापित किया बल्कि कबीलों को यह स्पष्ट संदेश दिया कि अब उनकी पुरानी आदतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। यदि वे वफादार रहेंगे तो उन्हें सम्मान और सुरक्षा मिलेगी, यदि विद्रोह करेंगे तो सख्ती से दबाया जाएगा। इस नीति ने पेशावर को पंजाब साम्राज्य का स्थायी हिस्सा बना दिया।